तो वेक्टर क्या होता है? पहले हम देखते हैं स्केलर, यानी जितने भी हमारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वो दो टाइप में डिवाइड किए जाते हैं। एक थर्ड टाइप भी आता है, उसको भी देखेंगे। लेकिन बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट है हमारा स्केल। अब स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं। स्केलर ऐसी क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। अब व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड हमको जानना है। और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू विथ प्रॉपर। अगर हम ये कह दें, इसमें एक बात ध्यान देना है कि डायरेक्शन नहीं हो, डायरेक्शन नहीं। दूसरी चीज, ये मैग्नीट्यूड का मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू विथ प्रॉपर लिमिट। अब यहाँ पे हम कह दें कि 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो हुआ वो 10 मीटर पर सेकेंड जो हुआ मैग्नीट्यूड हुआ, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और प्रॉपर यूनिट भी है। अब वेक्टर क्या होता है? व्हाट इज वेक्टर? तो वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होता है। अब कुछ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही हो तो क्या वेक्टर कंप्लीटली डिफाइन हो सकता है? अब थोड़ा सा हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। करेंट, और करेंट हमारी होती है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? अब इसी प्रश्न का जवाब कि ऐसा क्यों होता है कि करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। क्या ये अपवाद है, एक्सेप्शनल है? नहीं, एक्सेप्शनल नहीं है। जबकि हमारा वेक्टर का डिफिनीशन ही अधूरा है, इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट किया जाए। तो पहले देखते हैं कि करंट, अगर हमारे पास एक ब्रांच है उसमें 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और एक दूसरा ब्रांच है उसमें 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो जिस जंक्शन पर ये मीट कर रहा है वहां पे जो करंट होगी वो 7 एम्पियर की होगी। लेकिन अगर 3 और 4 को वेक्टरली ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट हमको मिलेगा वो मिलेगा 5। तो अब यहाँ पे देखें कि अगर वेक्टरली अगर 4 यूनिट और 3 यूनिट को अगर ऐड करते हैं तो हमको मिलेगा 5, जबकि करंट में ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो चाहिए, साथ ही साथ उसे ट्राई एंगल रूल या पैरेललोग्राम रूल को फॉलो करना चाहिए। तब जो होता है वेक्टर कंप्लीट होगा। तो डिफाइन करेंगे कि मैग्नीट्यूड तो चाहिए वेक्टर में, डायरेक्शन भी चाहिए, और वेक्टर एडिशन ऑफ ट्राइएंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल को भी फॉलो करना चाहिए। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से। अब एरो की जो लेंथ होती है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हम लोग जान चुके हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू विथ प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू विथ प्रॉपर यूनिट। तो अब जो इसका लेंथ है, एरो का लेंथ है, वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, और जो उसका हेड होता है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। तो एरो में हेड और टेल होते हैं, और हेड और टेल के बीच का जो डिफरेंस हुआ लेंथ था, उसको बोले वो कहलाता है मैग्नीट्यूड। अब एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कहा जाता है टेंस। तो टेंसर इज कैंसर। हम लोग के जब आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो मैथ में मिलता है, आगे भी मैथमेटिकल फिजिक्स में भी टेंसर पढ़ने को मिलता है। Tensor are those physical quantities which have different value in different direction at the same point. एक ही पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर अगर डायरेक्शन इधर हम कर दें, इधर कर दें, इधर कर दें, इधर कर दें, तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। यानी टेंसर are those physical quantities which have different value in different direction at the same point. मैग्नीट्यूड ऑफ टेंसर इज नॉट यूनिक। जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिक नहीं होता है। अब इसके एग्जांपल देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जाइरेशन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रेशर, स्ट्रेस,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब के सब टेंसर क्वांटिटी होते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ वेक्टर जानना जरूरी है। तो इसमें टाइप ऑफ वेक्टर में पहला हमारा इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो उनको बोला जाता है इक्वल वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर बी है। अब ये दोनों क्या होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसके सेम, तो ये कहलाएंगे इक्वल वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर, तो अपोजिट वेक्टर, अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक फोर्स यहाँ पे है और ये फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, यानी ये दोनों इक्वल वेक्टर हुए। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F। तो ये कहलाएंगे इक्वल वेक्टर। डायरेक्शन तो सेम है ही है, अब मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए तो इक्वल वेक्टर। अपोजिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर यहाँ पे फिगर में हम देखते हैं तो F1 और F3 अपोजिट वेक्टर होंगे, F2 और F3 क्या होंगे? अपोजिट वेक्टर होंगे। अब यहाँ पे वेक्टर ये है, वेक्टर बी, तो ये अपोजिट वेक्टर होंगे। पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, जैसे हम लोगों ने देखा अपोजिट और इक्वल वेक्टर्स, तो अपोजिट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम था, इक्वल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम था। अपोजिट में मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन अपोजिट था। पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में मैग्नीट्यूड इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है। मैग्नीट्यूड इक्वल हो जरूरी नहीं है, नीड नॉट नेसेसरी इक्वल टू मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन सेम है। तो डायरेक्शन सेम होगा तो ये कहलाएंगे हमारे पैरेलल। एंटी पैरेलल सेम वही चीज जो अपोजिट वेक्टर का था, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड नीड नॉट नेसेसरी टू इक्वल, मैग्नीट्यूड के लिए जरूरी नहीं है कि इक्वल। तो ये हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर हुआ। निगेटिव वेक्टर, तो निगेटिव का मतलब अगर कोई वेक्टर है इक्वल मैग्नीट्यूड तो होगा बट अपोजिट डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड सेम होंगे और डायरेक्शन अपोजिट। तो ये हमारे कहलाएंगे निगेटिव। अब इसको हम ए वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी लिखेंगे, और मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। हम नल वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कह ले कि मैथ्स में जीरो का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक उसी तरह से फिजिक्स में नल वेक्टर्स का इंपॉर्टेंस। ये नल वेक्टर है जीरो मैग्नीट्यूड और नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। जीरो वेक्टर का मतलब कि जो वेक्टर है उसका हेड और टेल कोइंसाइड कर गए, तो जब कोइंसाइड कर गए तो इसका कोई डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा। या कह लें कि डायरेक्शन इसका अनसर्टेन होता है, डिफाइंड नहीं। अब सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब नल वेक्टर तो हम लोग जान लिए कि नल वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब इसका इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है? अब जरूरत क्या पड़ेगी, क्यों पड़ेगी? अगर दो इक्वल वेक्टर है, दो इक्वल वेक्टर है तो उनका डिफरेंस क्या मिलना चाहिए? जीरो वेक्टर। तो जीरो यहाँ पे जरूरत पड़ गई नल वेक्टर की। अगर दो इक्वल और अपोजिट वेक्टर है, जैसे ये है और उसका निगेटिव हम ले लेते हैं माइनस ए, तो दोनों का सम क्या आएगा? जीरो वेक्टर। तो जीरो नहीं लिखेंगे, यहाँ जीरो वेक्टर लिखेंगे। अगर किसी वेक्टर में जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? जीरो। सेम अगर किसी सर्किल के किसी एक पॉइंट से हम स्टार्ट करते हुए पूरे सरकमफ्रेंस को घूमते हुए फिर उसी पॉइंट पर आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा। अगर किसी गेंद को हम ऊपर की तरफ उछाल दें तो मैक्सिमम हाइट, जो मैक्सिमम हाइट होगी वहां पे वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज जीरो वेक्टर। फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो वेक्टर। तो यहाँ पे नल वेक्टर का इंपॉर्टेंस हो जाता है। फोर लीनियर वेक्टर, इफ टू आर मोर वेक्टर एक्ट अलोंग द सेम लाइन, डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है लेकिन एक ही लाइन में उनको एक्ट करना है। जैसे वेक्टर ए है, फिर वेक्टर बी है, फिर वेक्टर हमारा सी है।
अब लेते हैं कोप्लेनर। तो कोप्लेनर, इफ टू और मोर वेक्टर लाई इन द सेम प्लेन, अगर दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो वो कहलाता है कोप्लेनर वेक्टर। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेन है। अब ये आप प्लेन देखें यहाँ पे, तो जो प्लेन है हमारे पास, यहाँ से अगर हम इसको एक्स एक्सिस बना लें, इसको वाई एक्सिस, और इसको हम जेड एक्सिस बना लें, इसको हम वेक्टर ये लिख दें, इसको बी, और इसको हम ले लेते हैं सी, और इसको ले लेते हैं डी वेक्टर, और इसको हम ले लेते हैं ई वेक्टर। तो जो एक्स और जेड प्लेन है उसमें ए बी सी है, तो ए बी सी एक्स एक्स जेड प्लेन में है, और वाई जेड प्लेन में कौन सा है, ई और डी वेक्टर। तो ई और डी वेक्टर वाई जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में ए बी सी वेक्टर है। अगर हम कहें कि ए और डी सेम प्लेन में है, तो ए और डी सेम प्लेन में नहीं है। दो वेक्टर जो होते हैं वो ऑलवेज सेम प्लेन में होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि दो वेक्टर अगर हैं तो ऑलवेज सेम प्लेन में होंगे। जैसे हम इस मार्कर को ये सपोज कर लें कि ये वेक्टर है, ये एरो है, इसका क्या है, ये एरो है। तो अब आप देखिए कि इसको हम कैसे भी रखें, ये प्लेन बन रहा है, यहाँ पे प्लेन है, ऐसे रख ले प्लेन है, ऐसे रख दे प्लेन है। तो ये दो वेक्टर तो ऑलवेज प्लेन में होते हैं, बट थ्री वेक्टर होगा तो कंडीशन डिपेंड करेगा कि प्लेन एक ही प्लेन में है कि नहीं। अब आते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। अगर हमारे पास कोई वेक्टर ये है तो उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 हो तो उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अगर वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होगा, फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर कोई वेक्टर है तो उसके डायरेक्शन, अगर हमारे पास मान लेते हैं कि ये कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर, यानी एक वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल टू फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ये होता है। अब एक्स वाई जेड जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप से, और जेड डायरेक्शन में जो होता है उसको के कैप से। अब आते हैं हमारे, अगर कोई कार है और एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो हम ये लिखेंगे कि जो उसकी वेलोसिटी होगी वो 2 आई कैप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमारा आई कैप होगा। कंकरेंट वेक्टर्स या को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल यानी इफ टू आर मोर देन टू वेक्टर्स हैज सेम इनिशियल पॉइंट, उनका ओरिजिन या इनिशियल पॉइंट सेम हो तो ऐसे वेक्टर हमारे कहलाते हैं कंकरेंट या को इनिशियल वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट कॉल्ड कंकरेंट वेक्टर। जैसे यहाँ पे ए बी सी हमारे तीन वेक्टर हैं, इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे, कंकरेंट वेक्टर कहलाएंगे। पोजीशन वेक्टर, अब यहाँ पे किसी भी पार्टिकल या बॉडी का जो पोजीशन होता है वो रेफरेंस फ्रेम से निर्धारित होता है, और रेफरेंस फ्रेम हम लेंगे ओरिजिन को, तो ओरिजिन हमारा ये हो गया। अब आप देखें कि अब ओरिजिन, अब मान लेते हैं कि पी कोई पार्टिकल है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई, एक्स कामा वाई, तो जो इसका पोजीशन वेक्टर आर होगा वो कितने के बराबर होगा, एक्स आई कैप, एक्स डायरेक्शन में कितना है, एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में कौन सा लेंगे, जे कैप, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये हमारा होगा। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पार्टिकल है और ए पॉइंट से स्टार्ट करके बी पॉइंट पर जा रही है। अब ए का जो ये है उसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम मान लेते हैं कितना है, r1, तो इसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब बी पॉइंट पर पहुंचा है तो बी का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन r डैश। तो जो डिस्प्लेसमेंट ए बी होगा वो कितना होगा। अब एक चीज और, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो मान लेते हैं कि x1 y1 z1, और बी का जो कोऑर्डिनेट है उसको मान लेते हैं x2 y2 z2। तो अब वो ए वेक्टर या आर वेक्टर जो है वो कितना होगा हमारा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप।
के कैप। और ओबी वेक्टर जो होगा वो x2 i कैप प्लस y2j प्लस z2 के कैप। अब जो हमारा ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, बी के पोजीशन वेक्टर से हम ए के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमको मिलेगी x2 i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2 के कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1j कैप माइनस z1 के कैप। अब आई वाले टर्म को एक पास कर लेते हैं, जे वाले को, जे कैप वाले को एक पास और के कैप वाले को एक पास, देन हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन हमारा है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर a इक्वल टू 6i माइनस 8j। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का बेस्ट तरीका यह है कि जो i का कोफिशिएंट है, i वेक्टर का i यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है 6, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस j यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट है माइनस 8 का स्क्वायर कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, 100 का स्क्वायर रूट हुआ 10, यानी मैग्नीट्यूड हो गया 10। अब हमारे पास एक चीज और ध्यान देना है कि इसका डायरेक्शन भी पूछ रहा है, तो 6 किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है, और माइनस 8j वो कितना निगेटिव वाई डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पे अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो एक्स डायरेक्शन में 6i कैप और वाई डायरेक्शन में हमारा है कितना 8j कैप, माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है। अब इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से होगा, रिजल्टेंट ये होगा, और रिजल्टेंट और कितना एंगल एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बन रहा है वो हमको फाइंड करना है। अब ये देखें तो हमारे पास कितना है, ये है माइनस 8j। अब इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, ये भी तो 8j होगा। अब ये 6i है, यहाँ पे अगर थीटा हम सपोज कर लेते हैं तो फिर टाइन थीटा ले लें, तो टाइन थीटा हमको मिलेगा, ये अल्फा ले लें 8/6 अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 और ये होता है हमारा 53 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लर्न कराते हैं कि कैसे इसको लर्न करते हैं। अब ये आप देखें, अगर ये हमारा क्या कहते हैं 4 है और ये सॉरी ये होगा और ये वाला 3 है तो ये 5 होगा। तो उस कंडीशन में जब ये ज्यादा है तो इस कंडीशन में ये होता है 37, और अगर ये हमारा 3 हो और ये 4 हो तो ये 5 होगा, और इस कंडीशन में जो एंगल होता है वो 53 डिग्री का होता है। ये आप लर्न कर सकते हैं, काफी क्वेश्चनों में हेल्प करेगा। अब आते हैं हम लोग स्लाइडिंग ऑफ वेक्टर। अगर हम कोई वेक्टर है और पैरेलल शिफ्टिंग कराते हैं तो वेक्टर की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती, यानी यहाँ पे वेक्टर है और पैरेलल शिफ्ट करा कर हम यहाँ पे ले जाएं, यहाँ पे वेक्टर है पैरेलल शिफ्ट करा कर हम यहाँ लाएं, तो वेक्टर की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है, इसको बोलते हैं पैरेलल। ये वेक्टर व्हेन स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ देन वेक्टर रिमेन अनचेंज्ड, वेक्टर की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती। अब यहाँ पे हमने स्लाइड करा दिया, वेक्टर की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर ये यहाँ पे है इसको हमने स्लाइड करा दिया, वेक्टर की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब आते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जेई और नीट के स्तर के काफी कुछ क्वेश्चन बनते हैं इस पर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अगर दो वेक्टर हैं और टेल्स टेल मिल रहे हैं तो फिर नो प्रॉब्लम, दो एंगल बनते हैं, एक स्मॉलर एंगल और एक लार्जर एंगल। तो स्मॉलर एंगल ही, तो अगर यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर है ऐसे इस तरह से, तो एक स्मॉलर एंगल ये है, एक लार्जर एंगल इस तरफ से बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो दो वेक्टर अगर टेल टेल मिल रहा है तो दो वेक्टरों का जो स्मॉलर एंगल है वही एंगल होता है बिटवीन टू वेक्टर्स, तो वो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। अब यहाँ वेक्टर ये है, वेक्टर बी है, तो यहाँ पे एंगल थीटा, तो दूसरे साइड का एंगल जो लार्जर होगा 360 माइनस थीटा, लेकिन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, थीटा। अब यहाँ पे हम ले लें एक क्वेश्चन, यहाँ पे ये वेक्टर बी, इसके भी 60 डिग्री का एंगल है, दूसरा होगा 300 का। तो एंगल बिटवीन
वेक्टर ए एंड बी कितना लेंगे 60 लेंगे। तो ये दोनों का अगर टेल मिल रहा है तब। अब एक बात और ध्यान है कि जो वेक्टर होते हैं उन दो वेक्टर उनके बीच एंगल जो होगा 0 से 180 के बीच ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए हम 300 तो ले ही नहीं सकते। अब टेल और हेड में, तो उस कंडीशन में यहाँ पे टेल और हेड मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हम वेक्टर को कराएंगे पैरेलल से। देखिए यहाँ पे ये ऐसे मिल रहा है, इस तरह से मिल रहा है। ये टेल है, ये हेड है और ये इसका हेड है यहाँ पे। तो इसका टेल और हेड मिल रहा है, तो हम वेक्टर जो हमारा है उसका हम करा देंगे पैरेलल शिफ्टिंग। और हम लोगों ने पढ़ लिया कि पैरेलल शिफ्टिंग में वेक्टर के मान में कोई चेंजिंग नहीं, तो ऐसे चेंज ऐसे करा दिया। अब दोनों के टेल मिल गए, अब हमको ये वाली एंगल चाहिए, ये वाली एंगल फाइंड कर लेंगे आसानी से। तो यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी, तो अब एंगल दे रखा है 120 डिग्री। अब हमको फाइंड करना, ये नहीं कि ए और बी का बीच का एंगल 120 होगा, नहीं, गलत हो जाएगा, मिस्टेक होगा, ब्लंडर मिस्टेक। तो ब्लंडर मिस्टेक से आपको बचना है। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे हम वेक्टर जो हमारा बी है उसको हम कराएंगे पैरेलल शिफ्टिंग और दोनों के टेल को मिलाएंगे। यहाँ पे हमने पैरेलल शिफ्टिंग करा दिया, तो 120 ऊपर बना है तो नीचे कितना बनेगा 60 का। तो हम हमारा बी और बी के बीच का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा। अब एक और हेड मिले तब क्या हो, हेड और हेड मिले यहाँ पे आप देखिए ये ऐसे, जब इस तरह से मिलेगा तो हम दोनों का पैरेलल शिफ्टिंग। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं कि जितना इनके बीच का एंगल होगा उतना ही पैरेलल शिफ्टिंग कराने पर ही बनेगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट। आप देखिए इसको मैंने शिफ्ट कराया यहाँ पे और इसको शिफ्ट करा दिया यहाँ पे, तो बात वही होगी, एंगल उतना ही बना। तो जब हेड और हेड मिलता है तो आप उतना ही एंगल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। वेक्टर ए वेक्टर बी इनके बीच का एंगल 120, आप पैरेलल शिफ्टिंग करा देंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी को, तो हमको मिल जाएगा। देखिए वेक्टर शिफ्टिंग कराए तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कितना मिलेगा 120 का। तो ये आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि जब हेड और हेड मिल रहा है तो जितना एंगल है दोनों के बीच उतना ही एंगल होगा, पैरेलल शिफ्टिंग कराएंगे तब भी। तो एक इजी क्वेश्चन था, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120। अब एक और क्वेश्चन लिखना है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। यहाँ पे वेक्टर ए एंड बी के बीच हमको एंगल फाइंड करना है। तो अब देखिए कितना बनना है 60 डिग्री, और एक का हेड दूसरे के टेल, मतलब ये है और दूसरा हमारा ऐसे इस तरह से मिल रहा है। अब ऐसे मिल रहा है ये दोनों, तो हम क्या करेंगे पैरेलल शिफ्टिंग कराएंगे और वेक्टर बी को यहाँ पे ले आकर ऐसे पैरेलल शिफ्टिंग में यहाँ पे ऐड कर देंगे, देन ये वाली एंगल हो जाएगी। तो हमने पैरेलल शिफ्टिंग कराया इसको, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी 60 डिग्री का है एंगल। अब पैरेलल शिफ्टिंग कराए तो कितना 120, तो ए और बी के बीच का जो एंगल होगा 120। एक और क्वेश्चन लेते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड सी एंड ए। तो अब यहाँ पे हमारे पास वेक्टर है, अब ए वेक्टर बी वेक्टर सी, और यहाँ पे एंगल दे रखा है, एक का 30 डिग्री और दूसरा है हमारा 60 डिग्री यहाँ पे। अब आइए एंगल, तो पहले ये वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, ये है एक का हेड दूसरे के टेल। तो अब क्या करें, हम वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट करा देते हैं इस तरह, किसी को भी करा सकते हैं, इस बी को यहाँ पे शिफ्ट करा दें तब भी देख सकते हैं, या हम वेक्टर ए को शिफ्ट करा दें यहाँ पे तब भी देख सकते हैं। तो 90 का दिख रहा है कि ए और बी के बीच का एंगल जो होगा 90 का। अब सिमिलरली हम देख लेते हैं बी और सी का, तो बी हमारा ऐसे है और सी कैसे है, सी ऐसे यहाँ पे ये ऐसे बना इस तरह से, हेड और टेल का है, तो हम इसको क्या करते हैं ऐसे यहाँ पे कर देंगे, देन हमको ये वाली एंगल मिल जाएगी। अब फिर सी और ये का देखना, तो सी हमारा ऐसे है और ये ऐसे है, तो अब इसमें हम पैरेलल शिफ्टिंग या तो ए को पीछे की तरफ ले जाए ऐसे, या ऐसे कर ले बी को हम यहाँ पे शिफ्ट करा दें पैरेलल, तो हमको मिल जाएगा। तो सिंपली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पे वेक्टर कौन सा, ए और पहला सवाल, तो पहला देखते हैं एंगल ए और बी के बीच का। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है।
इसमें 90 है, पैरेलल शिफ्टिंग कराए तो इसमें भी हमारा कितना बनेगा 90 डिग्री का, तो यानी एंगल होगा 90। अब आते हैं हम लोग किसमें देखते हैं, बी और सी के बीच का। तो अब पैरेलल शिफ्टिंग हम करा देंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे बना है हमारा 60 डिग्री का, तो यहाँ कितना बनेगा 120 का। तो 120 यानी ए और बी के ये नहीं, ये बी और सी का, ये बी इसको ले लेते हैं और इसको हम सी। तो बी और सी के बीच का जो वेक्टर होगा 120 होगा। अब हमको सी और ए के बीच का लेना है, तो ए और सी। अब फिर हम सी को पैरेलल शिफ्टिंग करा देंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं ये कितने का है 30 का, तो ये होगा 150 का। यानी सी और ए के बीच का एंगल जो होगा वो 150 का होगा। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर। तो और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल दिया है 150। तो पहले हमने आपको बताया कि जब टेल हेड से हेड या टेल से टेल हो, तो नो डाउट जितना बन रहा है उतना ही होगा। ये कैसे है हमारा और ये कैसे है, 150 बन रहा है। अब पैरेलल शिफ्टिंग कराएं या ना कराएं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से 150 ही होगा। लेकिन हम पैरेलल शिफ्टिंग भी कराएंगे तो हमको रिजल्ट उतना ही मिलेगा। तो आइए, और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, जब एक का हेड दूसरे के टेल से हो और यहाँ पे 145। तो अब यहाँ पे हमने पैरेलल शिफ्टिंग कराया, तो यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग कराएंगे। तो अब देखिए कितना बना हमारा 150 ही बनेगा। तो यहाँ पे 150, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं, तो 150 का ही मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि एक का हेड दूसरे का हेड, तब तो हमको पैरेलल शिफ्टिंग, चाहे आप किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग करा दें। तो यहाँ पे ये है दूसरा हमारा बी। अब हम क्या करते हैं, इसमें दिया 145, पैरेलल शिफ्टिंग कराए। तो अब जो दूसरा एंगल बनेगा वो कितना बनना चाहिए, 35। हाँ 180 हो जाएगा, तो 35 डिग्री का। यानी ए और बी के बीच का एंगल जो होगा वो 35 डिग्री का होगा। थैंक यू स्टूडेंट।